साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हमने पहले नंबर पर पढ़ा था संयोजन अभिक्रिया अर्थात कंपोजिशन रिएक्शन। दूसरे नंबर पर हमने पढ़ा था वियोजन अभिक्रिया या फिर इसी का नाम है दूसरा अपघटन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। और तीसरे नंबर पर हमने पढ़ा था विस्थापन अभिक्रिया अर्थात डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और चौथे नंबर पर हमने पढ़ा था द्विविस्थापन अभिक्रिया अर्थात डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और लास्ट में हमने पढ़ा था अवक्षेपण अभिक्रिया अर्थात प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना है। चलिए, तो आज आपके सामने आ रही है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया? तो वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है अर्थात ऊष्मा बाहर निकलती है, उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण है प्राकृतिक गैस का दहन। तो प्राकृतिक गैस का दहन किसका एग्जाम्पल है? उष्मा शोषी उष्माक्षेपी अभिक्रिया का। किसका? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो CH4 ये किसका सूत्र है? प्राकृतिक गैस का। इसी को बोलते हैं, CH4 को ही मेथेन बोलते हैं। तो ये आपके पास क्या है? मेथेन है। अब देखिए, कोई भी गैस है वो किसकी उपस्थिति में जलती है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो CH4 प्लस O2 तो क्या बना है? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में H2 और साथ में देखिए उष्मा निकल रही है, उष्मा भी बनी है, मतलब ये बाहर निकलेगी। तो जिस अभिक्रिया में उष्मा बाहर निकलती है तो ये बाहर निकल रही है। तो जिस अभिक्रिया में उष्मा बाहर निकलती है ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। दूसरा एग्जांपल देखिए, श्वसन, जिसको बोलते हैं रेस्पाइरेशन। जैसे हम श्वसन करते हैं तो ये भी किसका एग्जांपल है? आपका उष्माक्षेपी अभिक्रिया का। कैसे? देखिए, जब हम ब्रेड वगैरह या फिर रोटी वगैरह या फिर केले वगैरह खाते हैं तो उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। अब ये कार्बोहाइड्रेट है, ये किसमें टूटेगा? ग्लूकोज। मतलब कार्बोहाइड्रेट से हमें ग्लूकोज प्राप्त होगा। अब ये ग्लूकोज जाएगा कहां पर? कोशिकाओं में जाएगा। अब जब हम श्वसन करते हैं मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन कहां पर जाएगी? आपकी कोशिका के पास जाएगी और वहां पर कौन है? ग्लूकोज है। जब ग्लूकोज के संपर्क में कौन आएगी? ऑक्सीजन आएगी। तो ग्लूकोज का क्या होगा? विखंडन होगा, मतलब ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज। और जब ब्रेकडाउन होगा तो क्या उत्पन्न होगी? उष्मा अर्थात ऊर्जा उत्पन्न होगी। और वो ऊर्जा ही हमारे शरीर को चलाने में क्या होती है? महत्वपूर्ण होती है। तो देखिए, श्वसन में भी क्या बन रही है? ऊर्जा निर्मित हो रही है, ऊर्जा बाहर निकल रही है। इसलिए श्वसन भी क्या है? किसका एग्जाम्पल है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो यही इसमें लिखा हुआ है। तो चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इसे ही क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं, रेस्पायरेशन कहते हैं। तो ये था हमारे शरीर में, कोशिका में ये है ग्लूकोज। क्योंकि सबसे पहले हमने क्या खाई? मान लीजिए रोटी खाई, रोटी में क्या था? कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट से क्या क्या प्राप्त होगा? ग्लूकोज। ये ग्लूकोज कहां पर पाया जाएगा? कोशिकाओं में। तो ये ग्लूकोज क्या है? कोशिकाओं में उपस्थित है। जब हम श्वसन करेंगे तो श्वसन के जरिए हम क्या लेंगे? अंदर O2 लेंगे। तो ये O2 इसके संपर्क में आएगी। जब इसके संपर्क में आएगी तो ग्लूकोज का क्या होगा? विखंडन होगा। तो क्या बनेगा? CO2 बनेगा, H2 बनेगा और उष्मा बनेगी, मतलब ऊर्जा बनेगी। तो देखिए, ऊर्जा बन रही है ना, ये ऊर्जा बन रही है और ये बाहर निकलेगी, मतलब हमारे शरीर को चलाने में भूमिका निभाएगी। ठीक है। तो ग्लूकोज का सूत्र आपको ध्यान में रखना है, C6H12O6। कई बार पूछा जाता है कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है या फिर सूत्र क्या होता है। अगला एग्जाम्पल देखिए, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना। देखिए, हम घर पर रहते हैं तो जो साग सब्जियां होती है मतलब वेस्ट मटेरियल होता है, उसको हम एक जगह मान लीजिए इकट्ठा कर देते हैं बाहर। कुछ समय बाद में जब हम उसको खोदते हैं तो उसमें गर्माहट आती है। वो गर्माहट क्या है?
ऊर्जा है, मतलब उसमें भी क्या हो रही है, ऊर्जा निकल रही है। तो साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना मतलब खाद बनाना, वो भी किसका एग्जाम्पल है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो ये तीन एग्जाम्पल आपकी बुक में ऐसे के ऐसे दिए हुए हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे देखिए, आगे हमारे पास आ रही है उष्माशोषी अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या होती है उष्मा शोषी अभिक्रिया, देखिए नाम से ही हो रहा है उष्मा शोषी, मतलब उष्मा का अवशोषण होगा, अर्थात जिस अभिक्रिया को करने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है, मतलब जिसको उष्मा दी जाए, वो क्या कहलाती है, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे देख लीजिए, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल हमारे पास है FeSO4, इसका क्या नाम है, फेरस सल्फेट नाम है। क्या है, फेरस सल्फेट। तो देखिए फेरस सल्फेट को हम क्या दे रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं। तो ये देखिए किसमें हो गया है, टूट गया ना, क्या क्या बना है, Fe2O3, इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड। साथ में क्या है, SO2 बन रहा है, SO2 इसका क्या नाम है, सल्फर डाइऑक्साइड। और SO3 बन रहा है, इसका नाम है सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो देखिए इस अभिक्रिया को करने के लिए उष्मा दी जा रही है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया है, ये हो गया है उष्मा शोषी अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया है। अगला एग्जाम्पल देखिए, ये है CaCO3, इसका क्या नाम है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो मैं यहां पर लिखता हूं कैल्शियम कार्बोनेट, यह कैल्शियम कार्बोनेट, इसको उष्मा दी जा रही है, मतलब हीट दी जा रही है। तो देखिए ये क्या क्या बनाया, CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है। तो देखिए इस अभिक्रिया में क्या दी जा रही है, उष्मा दी जा रही है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया है, उष्मा शोषी अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया है। तो CaO इसका क्या नाम है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। इसी को बोलते हैं CaO को ही बोलते हैं बिना बुझा चूना, बिना बुझा बुझा चूना। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास है PbNO3 का होल ट्वाइस, क्या नाम है इसका, लेड नाइट्रेट। जब इसको क्या दिया जाता है, टेम्परेचर दिया जाता है, ताप दिया जाता है, तो ये किसमें टूटता है, PbO मतलब लेड ऑक्साइड, और साथ में NO2, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और साथ में किसमें टूटता है, O2। तो ये तीन प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है। तो देखिए इसमें भी क्या दी जा रही है, उष्मा ही दी जा रही है। देखिए उष्मा के ही प्रकार होते हैं, ताप देना, सूर्य का प्रकाश देना, हीट देना, है ना, एक तरह क्या है, ऊर्जा ही है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गए होंगे। आगे देखिए और एग्जाम्पल, हमारे पास है AgCl, जिसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। तो ये है आपका क्या, सिल्वर क्लोराइड, इसको दी जा रही है सनलाइट, मतलब सूर्य का प्रकाश दिया जा रहा है। देखिए सूर्य का प्रकाश भी क्या है, एक तरह की ऊर्जा ही है। जब इसको सनलाइट दी जाती है तो ये किस में टूटता है, Ag मतलब सिल्वर में टूटता है। देखिए सिल्वर को ही क्या बोलते हैं, चांदी बोलते हैं। तो मैं यहां पे लिखता हूं चांदी, और प्लस Cl2 मतलब क्लोरीन गैस बनाता है। तो ये क्या है, क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस। तो देखिए इस अभिक्रिया को करने के लिए भी क्या दी जा रही है, एक तरह की ऊर्जा दी जा रही है, मतलब सूर्य का प्रकाश दिया जा रहा है। आगे देखिए AgBr, इसका नाम है सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। जब इसको सनलाइट दी जाती है, सूर्य का प्रकाश दिया जाता है, तो ये भी किस में टूटता है, Ag मतलब सिल्वर में टूटता है, अर्थात इसको क्या बोलते हैं, चांदी। और साथ में क्या किस में टूटता है, ब्रोमीन। तो ये है ब्रोमीन में टूटता है। ठीक है, तो देखिए इसको करने के लिए भी, इस अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए भी सनलाइट दी जा रही है, मतलब एक तरह की ऊर्जा दी जा रही है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया है, आपका उष्मा शोषी अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया है।
आई होप आपको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे देखिए, आगे हमारे पास आता है उपचयन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और इसी को बोलते हैं क्या, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अर्थात ऑक्सीडाइजेशन। क्या होता है ऑक्सीकरण या उपचयन? तो किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। या फिर किसी पदार्थ के साथ हाइड्रोजन का हटना, अर्थात हाइड्रोजन की संख्या में कमी आती है, तब भी क्या होता है, उसका ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडाइजेशन होता है। आइए देखते हैं। तो जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या जुड़ती है, अथवा हाइड्रोजन में कमी होती है, उपचयन कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीडाइजेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहां पर क्या है, कोपर है, सीयू है, ये क्या है, कोपर। तो यहां पर क्या है, कोपर अकेला, इसके साथ कोई ऑक्सीजन नहीं है। जब ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और उसको ताप दिया जाता है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CuO बनेगा। CuO, इसका नाम क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, तो इसका नाम है कॉपर ऑक्साइड। ठीक है। अब देखिए, पहले Cu के साथ ऑक्सीजन नहीं थी, बाद में Cu के साथ ऑक्सीजन आ गई है, और हमने क्या पढ़ा था, ऑक्सीजन का जुड़ना, किसी भी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जब जुड़ती है तो उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, उपचयन हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो तीर का निशान कैसे लगाएंगे, किसका हो रहा है, Cu का, तो तीर का निशान ऐसे लेकर के जाएंगे। और किस में हो गया ऑक्सीकरण, CuO में, ऐसे तीर का निशान लगाएंगे। ठीक है। और क्या हो रहा है वो लिख देंगे इसके ऊपर। तो क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, अर्थात ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीकरण हो रहा है, या फिर क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए दूसरा एग्जांपल। जब CuO, ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, तो ये है आपका कॉपर ऑक्साइड। ठीक है। जब CuO, कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया H2 के साथ, अर्थात हाइड्रोजन के साथ कराई जाती है और ताप दिया जाता है इसको, तो क्या बनेगा, Cu बनेगा, मतलब कॉपर बनेगा। ये क्या है, कॉपर है, और साथ में क्या बनेगा, H2O, ये क्या है, जल का सूत्र है, तो जल बनेगा। ठीक है। अब समझिए, देखिए पहले कॉपर के साथ क्या जुड़ी हुई थी, ऑक्सीजन। बाद में देखिए कॉपर कहां पर है, ये रहा। बाद में देखिए कॉपर से क्या हो गई है, ऑक्सीजन अलग हो गई है। क्या हो गई है, ऑक्सीजन अलग हो गई है। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, जब ऑक्सीजन में कमी होती है उसको बोलते हैं क्या, अपचयन बोलते हैं। तो किससे अलग हुई है ऑक्सीजन, देखिए इसके साथ ऑक्सीजन थी कॉपर के साथ, बाद में देखिए कॉपर कहां पर है, ये रहा। तो जब ऑक्सीजन हटती है किसी पदार्थ से तो उसको बोलते हैं अपचयन, अर्थात रिडक्शन बोलते हैं। तो इसका CuO का Cu में क्या हो गया है, अपचयन हो गया है, तो इसका हो गया है अपचयन। अब देखिए यहां पर क्या है, हाइड्रोजन है, बाद में देखिए हाइड्रोजन कहां पर है, ये रही। तो पहले हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं थी ना, फिर देखिए बाद में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई है। तो किसी भी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो किसके साथ जुड़ी है ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन का किस में ऑक्सीजन हो गया है, तो तीर का निशान ऐसे लगाएंगे, किस में हो गया है, H2O में हो गया है। तो यहां पर लिख देंगे क्या हुआ है, इसका उपचयन हुआ है, उपचयन। और इसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। ठीक है। आई होप उपचयन भी समझ में आ गया होगा और अपचयन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो ये होता है क्या आपका ऑक्सीकरण या उपचयन या फिर ऑक्सीडेशन। अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे देखिए, आगे हमारे पास आता है अब अपचयन। अपचयन हमने पढ़ लिया है, फिर से देख लीजिए, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन बोलते हैं। क्या होता है, तो किसी पदार्थ के साथ जब ऑक्सीजन हटती है, ऑक्सीजन का हटना या फिर हाइड्रोजन की मात्रा में वृद्धि होना, वो क्या कहलाता है आपका, अपचयन कहलाता है। तो देख लीजिए ये पिछली स्लाइड पर हमने इसका एग्जाम्पल भी देख लिया था।
जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ह्रास का मतलब क्या होता है, कमी होती है, अर्थात ऑक्सीजन हटती है, तो उस पदार्थ का क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। या फिर किसी पदार्थ के साथ हाइड्रोजन जुड़ती है, तब उसका क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, उसको क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे देखिए, आगे हमारे पास आता है उपचयन अपचयन। उपचयन अपचयन अभिक्रिया, फिर या फिर इसी का दूसरा नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या नाम है, रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया होती है या फिर उपचयन अपचयन अभिक्रिया होती है। उसमें क्या होता है, इसमें एक अभिक्रिया में क्या होगा, उपचयन भी होगा और अपचयन भी होगा, अर्थात ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन व अपचयन साथ साथ होता है क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है या फिर उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल देखिए, तो ये तो डेफिनेशन हो गई है। इस अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन, उपचयन को क्या बोलते हैं, दूसरा नाम ऑक्सीकरण भी बोलते हैं, साथ साथ होता है, क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया या फिर उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास है CuO, ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड है। तो ये है आपका क्या, यहां पर लिख देता हूं, कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, जब इसकी अभिक्रिया H2 के साथ कराते हैं, हाइड्रोजन के साथ कराते हैं, तो क्या बनता है, Cu मतलब कॉपर बनता है, प्लस H2O मतलब जल बनता है। अब देखिए यहां पर कॉपर है, फिर देखिए कॉपर कहां पर है, यहां पर है। तो देखिए पहले कॉपर के साथ क्या थी, ऑक्सीजन थी, बाद में कॉपर से ऑक्सीजन हट गई है, और हमने क्या बोला है, ऑक्सीजन में कमी होना या ऑक्सीजन का हटना, वो क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो किससे ऑक्सीजन हटी है, तो CuO से ऑक्सीजन हटी है, और कहां से हटी है, Cu से। ऐसे तीर का निशान लगाएंगे, ठीक है, ऐसा पेयर बनाएंगे, ध्यान में रखना है। और ऑक्सीजन हटे ना कॉपर से, तो कॉपर का क्या हो गया है, अपचयन हो गया है। हमने बोला है ना कि ऑक्सीजन हटेगी तो उसका अपचयन होगा, तो क्या हुआ है वो यहां पर लिख देंगे, इस लाइन पर अपचयन हुआ है इसका। ठीक है, अब देखिए यहां पर हाइड्रोजन थी, फिर देखिए हाइड्रोजन कहां पर है, ये रही, तो हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ गई है, ऑक्सीजन जुड़ गई है। तो H2 का H2O में क्या हो गया है, ये हो गया है ऑक्सीकरण। क्यों, ऑक्सीजन जुड़ गई है ना, और किसी भी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़ती है तो उसका होता है ऑक्सीकरण, या फिर ऑक्सीकरण को बोलते हैं उपचयन बोलते हैं। तो यहां पर लिख देंगे क्या, ऑक्सीकरण, इस लाइन पर ऑक्सीकरण, या फिर इसी इसी को बोलते हैं उपचयन बोलते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिए, जब जेडेनो, इसको क्या बोलते हैं, जिंक ऑक्साइड, तो यहां पर लिखता हूं जिंक ऑक्साइड। जब जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन के साथ कराते हैं, तो क्या बनेगा, जेडेन मतलब जिंक बनेगा, प्लस में CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। तो देखिए पहले जिंक यहां पर है, फिर देखिए जिंक कहां पर है, बाद में ये रहा, पहले जिंक के साथ ऑक्सीजन थी, बाद में जिंक से ऑक्सीजन हट गई है। तो ऑक्सीजन का हटना या फिर ऑक्सीजन में कमी होना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो पेयर बना दीजिए, तो ZNO का Zn में क्या हो गया है, अपचयन हो गया है, तो ये लीजिए अपचयन हो गया है। ठीक है, अब देखिए कार्बन है यहां पर, फिर देखिए कार्बन बाद में कहां पर है, ये रहा, तो बाद में कार्बन के साथ क्या जुड़ गई है, ऑक्सीजन जुड़ गई है, और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है या फिर उपचयन कहलाता है। तो सी का CO में क्या हो गया है, ऑक्सीकरण हो गया है, तो यहां पे लिख दूंगा ऑक्सीकरण, या फिर ऑक्सीकरण को क्या बोलते हैं, उपचयन। देखिए इस लाइन के नीचे भी लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा।
चलिए, MnO2 इसको क्या बोलते हैं? मैग्नीज ऑक्साइड। तो इसका नाम है मैग्नीज ऑक्साइड। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं? HCl। इसका क्या नाम है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम है। जब इनकी अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है? MnCl2। इसका नाम है मैग्नीज क्लोराइड। और साथ में H2O जल बनता है और साथ में Cl2 अर्थात क्लोरीन गैस बनती है। अब समझिए, देखिए Mn यहां पर है, मैग्नीज यहां पर है, बाद में देखिए Mn कहां पर है? ये रहा। तो देखिए Mn के साथ पहले ऑक्सीजन थी, बाद में ऑक्सीजन हट गई है। तो ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? वो कहलाता है अपचयन। तो यहां पर कर दूं, जोड़ा बना दूं, पेयर। ये लीजिए, ये बना दिया पेयर। क्या हुआ? इसका अपचयन हुआ है। तो इसका हुआ है अपचयन हुआ है, रिडक्शन हुआ है। अब देखिए, यहां पर हाइड्रोजन थी, क्या थी? हाइड्रोजन। बाद में देखिए हाइड्रोजन कहां पर है? ये रही। बाद में हाइड्रोजन के साथ क्या गई है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? किसी भी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? वो कहलाता है ऑक्सीकरण कहलाता है। तो HCl का H2O में क्या हो गया है? ऑक्सीकरण हो गया है। तो इसका हो गया है ऑक्सीकरण। इसी को क्या बोलते हैं? उपचयन बोलते हैं, अर्थात रिडक्शन बोलते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? उपचयन अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे देखिए, आगे हमारे पास आता है संक्षारण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोरोजन बोलते हैं। क्या होता है संक्षारण? देखिए, जब कोई धातु होती है, धातु होती है, धातु का चैप्टर आपका दूसरा चैप्टर अमल आपका तीसरा चैप्टर है, वहां पर पढ़ेंगे कि धातु क्या होती है। ठीक है, अभी इतना ही समझिए कि संक्षारण क्या है। तो जब कोई भी धातु जो होती है, वो जब आर्द्रता या अम्ल के संपर्क में आती है तो धीरे धीरे वो क्या होती है? नष्ट होती है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? संक्षारण बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होती है, मतलब ये नष्ट होती है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास, चांदी के ऊपर, ये नहीं लिखा हुआ आगे, काली परत का बनना, काली परत का बनना। ये किसका एग्जाम्पल है? संक्षारण का। देखिए, जब हम चांदी की कुछ अंगूठी वगैरह या फिर कोई सा भी आभूषण खरीदते हैं तो कुछ समय बाद में उसके ऊपर काली परत जमने लगती है। तो चांदी का क्या हो रहा है? चांदी का हो रहा है संक्षारण हो रहा है, कोरोजन हो रहा है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि चांदी के ऊपर काली परत का बनना किसका उदाहरण है? फिर वो अलग अलग ऑप्शन में देगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिए, तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना, ये भी किसका एग्जाम्पल है? ये भी है संक्षारण का एग्जाम्पल है। आगे देखिए, संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज तथा धातु विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत अधिक क्या होती है? क्षति होती है। अर्थात लोहे से बनी जो वस्तु होती है उनका धीरे धीरे क्या होता है? संक्षारण होता है, कोरोजन होता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। ये हमारे पास हो गया है कोरोजन के बारे में, संक्षारण के बारे में। इतना ही आपको पढ़ना है संक्षारण के लिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आता है विकृत गंधिता, अर्थात जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी बोलते हैं। क्या होती है विकृत गंधिता? तो देखिए, जो तेलीय पदार्थ होते हैं फिर वश्य पदार्थ होते हैं, जब वो लंबे समय तक वातावरण में रहते हैं तो उनके साथ ऑक्सीजन क्या करती है? अभिक्रिया करती है। और ऑक्सीजन जब उनके साथ अभिक्रिया करती है तो उनके स्वाद में क्या आ जाता है? अंतर आ जाता है। स्वाद क्या हो जाता है? बेडोल हो जाता है, खराब हो जाता है। इसलिए वो खाने लायक नहीं रहते हैं। तो इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता। देखिए, विकृत का मतलब क्या होता है? बेडोल होना। और गंध का मतलब वो क्या क्या होता है? सुगंध। अर्थात जो
भोज्य पदार्थ होते हैं उनके गंध में क्या जाता है, परिवर्तन आ जाता है। तो गंध क्या हो, उनकी गंध क्या हो जाती है, विकृत, मतलब बेडोल हो जाती है। उसको क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। इसलिए क्या करते हैं कि जो वश्य पदार्थ जो होते हैं या फिर तेलीय पदार्थ होते हैं वो लंबे समय तक सुरक्षित रहें, इसलिए हम क्या करते हैं, प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ उनके संपर्क में लाते हैं। यानी कि ऑक्सीजन को हटाने के लिए उनके संपर्क में कोई दूसरी गैस भरते हैं, कम सक्रिय गैस, ताकि उनका ऑक्सीकरण ना हो, क्योंकि हमें ऑक्सीजन और तेलीय पदार्थों क्या तोड़ना है, संपर्क तोड़ना है ना। जब संपर्क टूट जाएगा तो उनका ऑक्सीकरण नहीं होगा। अब जब ऑक्सीकरण नहीं होगा तो जो पदार्थ है वो लंबे समय तक क्या रहेगा, खाने लायक रहेगा। ठीक है, चलिए तो वसा युक्त अथवा तेलीय पदार्थ खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तब उसका उपचयन होने से, उपचयन का मतलब ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन उनके साथ ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है। उपचयन होने से उनके स्वाद में क्या जाता है, परिवर्तन आ जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। तेलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ जिसको क्या बोलते हैं, प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो चिप्स की थैलियां होती हैं, तो चिप्स को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए, खाने योग्य बनाए रखने के लिए चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्यों भरी जाती है, ताकि चिप्स के संपर्क में ऑक्सीजन नहीं आए, और जब ऑक्सीजन उनके संपर्क में नहीं आएगी तो उनका ऑक्सीकरण नहीं होगा, मतलब उनके स्वाद में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वो लंबे समय तक खाने योग्य बनी रहेगी। इसलिए चिप्स की थैली में क्या भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस। दूसरी बात सुनिए, जो नाइट्रोजन गैस होती है वो क्या होती है, कम सक्रिय होती है, मतलब वो अभिक्रिया नहीं करते तेलीय व वश्य पदार्थों से, इसलिए भी नाइट्रोजन गैस को चिप्स की थैलियों में भरा जाता है। तो दो बात ध्यान में रखना है कि नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है। पहली बात, ऑक्सीजन का संपर्क तोड़ने के लिए, किससे, वश्य व तेलीय पदार्थों से। दूसरा, नाइट्रोजन गैस क्या होती है, कम सक्रिय होती है, मतलब कम अभिक्रिया करती है वश्य व तेलीय पदार्थों से। ठीक है, ये दो बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस युक्त गैस भर देते हैं, गैस भर देते हैं, ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके, मतलब ऑक्सीकरण ना हो सके। तो ये होता आपका पाठ, यहां पर कंप्लीट होता है चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो ये हमने पढ़ लिया है, क्या इसके नोट्स पढ़ लिए हैं, इसकी थ्योरी पढ़ ली है। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर की बारी। तो देखिए, जो क्वेश्चन थ्योरी में आ चुका है उसको हम नहीं कराएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन थ्योरी में आ चुका हुआ है, नोट्स में आ चुका है, उसको तो आप खुद भी कर लोगे। हम वो क्वेश्चन कराएंगे जो थ्योरी में नहीं आया है, जो समझाने लायक है। तो क्वेश्चन आंसर के लिए भी तैयार है ना, अगली क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, ताकि आपको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, लगातार आप जुड़े रहो इस क्लास से, है ना, कोई कंसेप्ट आपको तकलीफ ना दे। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को जरूर से लाइक कीजिए, अपने साथियों को शेयर कीजिए। पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा, ऐसे ही नोट्स बना बना करके कराया जाएगा। और अगर आपको देखिए नोट्स चाहिए तो उसके लिए आपको पे करना होगा, है ना, उसके लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा कुछ, अगर आपको सीधा पीडीएफ चाहिए नोट्स की। ठीक है, क्लास में आप लिखे फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो हम पढ़ा रहे हैं नोट्स अपने हाथों से, और इसकी पीडीएफ चाहिए नोट्स की तो उसके लिए चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मेहनत करते हैं तो उसका तो चार्ज लगता ही है, इसको टाइप करना पड़ता है, टाइम लगता है, मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।